गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस हमारे यहाँ स्टार्ट है और इसी के क्रम में पिछले 2 दिन लॉकडाउन था जिसकी वजह से यहाँ भी बंदी थी। आज से पुनः हम लोग फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले, शुरुआत करने से पहले हम आपको थोड़ा सा आपके सिलेबस के बारे में बताना चाहेंगे। कक्षा 9 से लेकर के कक्षा 11 तक कोविड-19 के महामारी को देखते हुए जो 30% सिलेबस कम हुआ है उसकी जानकारी आप सभी लोगों को पीडीएफ फाइल के माध्यम से पहुंचा दी गई है, बता दी गई है। जो 30% कटा हुआ सिलेबस है उसे आप देख सकते हैं और उसके अनुसार फिर आप आगे तैयारी कर सकते हैं। हम बात कर रहे थे आवेश की और आवेशों के गुण की और कूलाम के नियम की। आपने पढ़ा आवेश क्या होता है, आवेश कितने प्रकार का होता है, कूलाम का नियम क्या है, विद्युतशीलता क्या है और आवेश का क्वांटीकरण क्या है। इसी के क्रम में हमने आगे पढ़ा। कूलाम जी ने बताया कि किन्हीं 2 आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है उसका निर्धारण किस प्रकार करते हैं। अब तक हमने सिर्फ 2 बलों के बीच बारे में पढ़ा और 2 बलों के बीच में लगने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है उसके बारे में हमने जानकारी ली। आगे इसी के क्रम में हम बात करेंगे जब 2 या 2 से अधिक आवेश किसी निकाय पर उपस्थित हैं तो उनके बीच जो लगने वाला बल है वह किस प्रकार कार्य करता है, इस पर चर्चा करेंगे। इसे हम मुख्यतः समांतर चतुर्भुज नियम या अध्यारोपण के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। हमारे इंग्लिश मीडियम के कुछ बच्चे होंगे वो पैरेललोग्राम लॉ के नाम से इसे जानते हैं और अगर इसको और ज्यादा तोड़ मड़ोड़ कर देखें तो इसे कह सकते हैं कि बहुत सारे आवेशों के बीच जो लगने वाला बल है उसका निर्धारण किस प्रकार होता है यह हम यहाँ पे देखते हैं। इसे हम बहुल आवेशों के बीच लगने वाला, बहुल मतलब बहुत सारे आवेशों के बीच, बहुल आवेशों के बीच लगने वाला बल, बहुल आवेशों के बीच लगने वाला बल, जहां पे बहुत सारे आवेश हों। कूलाम के नियम में आपने देखा कि 2 आवेश थे और उनके बीच में जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लग रहा था वह किस प्रकार कार्य करता है यह हमने देखा। अब हम देखेंगे कि अगर बहुत सारे आवेश हैं तो वहां पे जो बल का प्रभाव होगा वह किस प्रकार होता है। इसे हम समांतर चतुर्भुज नियम से भी जानते हैं। समांतर चतुर्भुज नियम के अलावा इसे हम अध्यारोपण के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार बहुत सारे आवेशों के बीच लगने वाला बल, समांतर चतुर्भुज नियम अथवा अध्यारोपण का सिद्धांत किस प्रकार जब 2 या 2 से अधिक आवेश होते हैं तो पहले 2 आवेशों के बीच में जो बल कार्य कर रहा था अन्य आवेशों के आ जाने से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यह बताता है अध्यारोपण का सिद्धांत। किस प्रकार बताता है? मान लीजिए कोई 2 आवेश हैं, एक आवेश है Q1 और दूसरा आवेश है Q2। मान लेते हैं कोई एक बिंदु है जो O है, O बिंदु से Q1 की दूरी, O बिंदु से Q1 की दूरी R1 है, जबकि O बिंदु से Q2 की दूरी R2 है। इसी प्रकार कोई तीसरा आवेश ले लेते हैं Q3 जिसकी O बिंदु से दूरी R3 है।
इसी प्रकार यदि कोई हम चौथा आवेश ले लें, Q4 ले लेते हैं यहाँ पे, और इसकी O बिंदु से दूरी R4 है। इसी प्रकार एक अन्य आवेश Qn ले लेते हैं, इसे भी मान लेते हैं कि इसकी दूरी Rn है। इस प्रकार इसे हम मिला देते हैं और तत्पश्चात हम देखते हैं कि यह बल किस प्रकार कार्य करता है। अब मुख्यतः किताब में जब भी आप लोग देखेंगे तो वहां पे आपको Q1, Q2 और Q3 ही मिलेगा। आगे वहां पे मान करके लगाया जाता है कि किस प्रकार वह अप्रभावी रहता है, लेकिन यहाँ पे हमने Q4 भी इंडिकेट किया है और Qn, मान लीजिए कोई n नंबर का आवेश है तो उसे हम Qn से प्रदर्शित कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब सबसे पहले हम कूलाम के नियमानुसार देखेंगे कि Q1 और Q2 के बीच जो लगने वाला बल है वह क्या है। तो सबसे पहले हमने देखा कि O से Q1 की दूरी R1 है और O से Q2 की दूरी R2 है। अगर R1 और R2 के सापेक्ष ये दूरी लें तो इसे हम मानते हैं यहाँ पे R12 होगी। इसी प्रकार इस दूरी की बात करें तो R13 होगी और ये दूरी R14 होगी और इसी प्रकार ये दूरी R1n होगी। सॉरी, ये दूरी R1n होगी। अब Q1 और Q2 के बीच जो लगने वाला बल है कूलाम के नियमानुसार, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आपने पढ़ा। अगर यहाँ पे Q1 और Q2 के बीच लगने वाला बल देखा जाए तो जो बल होगा वह F12 होगा। इसी प्रकार अगर Q1 और Q3 के बीच देखा जाए तो जो बल लगेगा वो F13 होगा। Q1 और Q4 के बीच में लगने वाला जो बल होगा वो F14 होगा और इसी प्रकार Q1 और Qn के बीच में जो लगने वाला बल होगा वो F1n होगा। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं Q1 और Q2 के बीच लगने वाले बल की। हम देखते हैं Q1 व Q2 के बीच लगने वाला बल। अगर हम इस बल की गणना करें कूलाम के नियमानुसार, पहला आवेश Q1 है, दूसरा आवेश Q2 है और इनके बीच की दूरी R12 है। तो Q1 और Q2 के बीच लगने वाला बल जो F12 है बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपान R12 स्क्वायर। ये कूलाम के नियमानुसार लिखा गया है। किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कूलाम के नियमानुसार Q1 और Q2 के बीच जो लगने वाला बल है F12, उसका मान होगा F12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाई R12 स्क्वायर। और अगर हम F12 की दिशा देख रहे हैं, दिशा अगर हम देखें तो यहाँ पे दिशा भी हम प्रदर्शित करेंगे R12 कैसे। अब जैसे हमने Q1 और Q2 के बीच में लगने वाले बल का परिमाण ज्ञात किया, इसी प्रकार Q1 व Q3 के बीच लगने वाला बल का परिमाण ज्ञात करेंगे। Q1 व Q3 के बीच लगने वाला बल
Q1 व Q3, जैसे आपने यहाँ पे देखा Q1 और Q2 के बीच में लगने वाला बल F12 है, उसी प्रकार Q1 और Q3 के बीच में लगने वाला बल F13 होगा। अर्थात F13 बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q3 अपान R1N3 स्क्वायर R13 कैप, सिर्फ दिशा व्यक्त करेगा। अब आपने देखा कि Q1 और Q2 के बीच में लगने वाला बल F12 है और Q1 और Q3 के बीच में लगने वाला बल F13 है। इसी प्रकार हम Q1 और Q4 के बीच में लगने वाला बल अगर ज्ञात करेंगे तो लिख ही लेते हैं। Q1 व Q4 के बीच लगने वाला बल जैसे Q1 और Q2 के बीच लगने वाला F12 था, Q1 और Q3 के बीच लगने वाला F13 है। उसी प्रकार Q1 और Q4 के बीच में लगने वाला बल जो होगा वो F14 होगा। अर्थात F14 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q4 अपॉन R14 स्क्वायर R14 कैप, जो केवल दिशा बताता है, मैंने पहले ही बताया आपको। अगर इसी प्रकार Q1 मान लो n नंबर के आवेश हैं तो n नंबर का आवेश जो होगा वो Qn है, और इस प्रकार Q1 और Qn के बीच लगने वाला जो बल होगा वो F1n होगा। Q1 व Qn के बीच लगने वाला बल अगर हम यहाँ पे देखें Q1 और Qn के बीच लगने वाला बल, तो ये होगा F1n इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Qn अपान R1n स्क्वायर R1n कैप। यहाँ पे हमने देखा, जैसा कि हमने शुरू में ही बताया था, कि बहुत सारे आवेशों के बीच लगने वाले बल का परिमाण हम ज्ञात करते हैं। होता यह है कि अगर Q1 और Q2 के बीच कोई बल F12 लग रहा है तो अन्य आवेशों के आ जाने से इस बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसा कि हमने पहले ही बताया कि इसीलिए हम इसे अध्यारोपण के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, अथवा समानता चतुर्भुज नियम से भी हम जानते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि Q1 और Q2 के बीच लगने वाला बल F12 है, और कूलाम के नियमानुसार F12 का मान हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया। इसी प्रकार Q1 और Q3 के बीच लगने वाले बल का परिमाण हमने यहाँ से ज्ञात किया। पुनः Q1 और Q4 के बीच लगने वाले बल का परिमाण ज्ञात करते हैं, और तत्पश्चात हमें मानते हैं कि मान लिया अगर n नंबर के आवेश हैं और nवां आवेश हमारा Qn है, तो इस प्रकार Q1 और Qn के बीच लगने वाला बल होगा F1n इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Qn अपान R1n स्क्वायर इंटू R1n कैप। इस प्रकार हमने बलों को देखा, F12 का मान कैलकुलेट किया, F13 का मान कैलकुलेट किया, F14 का मान कैलकुलेट किया, और F1n का मान कैलकुलेट किया हमने। अब यहाँ पे अगर हम इन सारे बलों का परिमाण लें तो थोड़ा सा मिटाना चाहेंगे, क्योंकि चित्र मिटा देंगे तो यहाँ से आपको असुविधा होगी। यहाँ ऊपर से हम मिटा देते हैं। यहाँ पे आप लोग देख लेंगे, थोड़ा सा आप देख रहे हैं कि अगर सारे बलों को एक साथ जोड़ दिया जाए, यानी कुल बल अगर निकालें, तो F बराबर होगा F12 प्लस F13 प्लस F14 प्लस डॉट 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 लास्ट में F1n। सारे बलों को हमने जोड़ा। अब इसका मान हम यहाँ पे उठा करके रख देते हैं।
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर R12 कैप प्लस F13 का मान रखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q3 अपॉन R13 स्क्वायर R13 कैप। इसी प्रकार F14 का मान रखते हैं यहाँ पे, और लास्ट में हम F1n का मान रखते हैं। F1n का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Qn अपॉन R1n स्क्वायर R1n कैप। अब यदि हम इसे जोड़ दें तो हम देखते हैं कुछ चीजें कॉमन हैं, उन्हें हम एक साथ एक जगह पे ले लेते हैं। जो चीजें कॉमन हैं वो हम देख रहे हैं Q1 सब में है और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में है। हम इसे बाहर निकाल लेते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बाहर ले लेते हैं। ब्रैकेट के अंदर हम देखते हैं क्या क्या बचेगा। यहाँ पे बचेगा Q2 अपॉन R12 स्क्वायर R12 कैप प्लस यहाँ पे बचेगा Q3 अपॉन R13 स्क्वायर R13 कैप प्लस डॉट डॉट डॉट। लास्ट में यहाँ पे भी देखें तो बचेगा Qn अपॉन R1n स्क्वायर R1n कैप। ये चीजें हमने कॉमन ले लिया। Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में था, हमने इसको बाहर रख लिया। बाकी की जो चीजें बचती हैं यहाँ पे बचता है Q2 अपॉन R12 स्क्वायर R12 कैप, हमने यहाँ लिखा। यहाँ से हमने जो चीजें कॉमन लिया है ये चीजें बाहर रह गई। यहाँ पे बचा Q3 अपॉन R13 स्क्वायर इंटू R13 कैप प्लस डॉट डॉट। n आवेश के लिए हमने देखा कि यहाँ पे ये बचा। अब इसको और आगे बढ़ाते हैं। हम देखेंगे कि यहाँ पे गणितीय भाषा में अगर कोई चीज चक्रीय क्रम में होती है तो चक्रीय क्रम के योग को प्रदर्शित करने के लिए हम सिग्मा का प्रयोग करते हैं। सिग्मा का प्रयोग कहाँ पे करेंगे ये देखेंगे हम। यहाँ पे बचा Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ब्रैकेट के अंदर जो चीजें बच रही हैं क्योंकि ये चक्रीय क्रम में है, Q2 के बाद Q3 फिर Q4 Q5 डॉट 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 Qn तक गया हुआ है, तो इसके अंदर चक्रीय क्रम में है इसलिए यहाँ पे सिग्मा का प्रयोग करते हैं हम। और चूंकि यह संख्या n तक गई हुई है इसलिए यहाँ पे n प्रयोग करते हैं और एक इमेजिन नंबर लेते हैं, काल्पनिक संख्या लेते हैं। हम देखते हैं कि ये 2 से स्टार्टिंग हो रही है इसलिए i बराबर मान हम लेते हैं 2। अब इसके अंदर जो सीरीज होगी वो चक्रीय क्रम में है और n संख्या n नंबर तक है, और एक इमेजिन नंबर जो हमने लिया है वो 2 से स्टार्ट होता है। अगर इसके अनुसार हम इसको परिवर्तित करें तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। Q2 है तो Q की जगह पे चूंकि 2 है हमने i बराबर 2 रखा है तो यहाँ पे i ले लेंगे, इमेजिन नंबर है, और नीचे R1i स्क्वायर और इंटू बचेगा R1i कैप। यह है अध्यारोपण का सिद्धांत या बहुल आवेशों के बीच लगने वाला बल या समांतर चतुर्भुज नियम। इसका तात्पर्य यह है कि अगर बहुत कई बल लगे हों तो आपस में, जिस प्रकार हमने योज्यता के नियम में देखा कि अलग अलग निकायों के छोटे छोटे आवेश मिलकर के किसी विलगित निकाय में संपूर्ण आवेश एक साथ जुड़ जाते हैं, उसी प्रकार यहाँ पे भी जो छोटे छोटे बल इनके बीच में लग रहे हैं वो एक साथ जुड़ करके यहाँ पे और उस बल का परिमाण व्यक्त कर रहे हैं, जहां से हमें ये पता चलता है कि पहले 2 आवेशों के बीच में जो बल कार्य कर रहा था अन्य आवेशों के आ जाने से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यही अध्यारोपण का सिद्धांत है। इसे हम समांतर चतुर्भुज नियम या बहुल आवेशों के बीच या बहुत सारे आवेशों के बीच लगने वाले बल के नाम से भी जानते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आगे की वीडियोज में हम आगे के सिलेबस पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.